गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के अंतर्गत पाठ्य परिदृश्य की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक नए समाजशास्त्री या यूं कहें भारतीय समाजशास्त्र और भारतीय सामाजिक विचारधारा में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखने वाले समाजशास्त्री राधा कमल मुखर्जी को लेकर चर्चा करेंगे। राधा कमल मुखर्जी भारतीय समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उनके विचार हम जिस किताब के माध्यम से जानते हैं या किस द्वारा हम जानने का प्रयास करते हैं उस किताब का नाम है इंस्टीट्यूशन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। उन्होंने व्यक्ति के विकास में समूह की भूमिका को तो स्पष्ट किया ही है, साथ ही समाज को एक समग्रता के रूप में प्रस्तुत करके समाज में जो अंतर संबंध है उनको प्रस्तुत करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बताई है। या राधा कमल मुखर्जी का समाजशास्त्र दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है वो ये है कि उन्होंने मूल्यों के समाजशास्त्र को विकसित किया और इस मूल्य के समाजशास्त्र को विकसित करने में उनका विशेष योगदान है जो उनको अन्य समाजशास्त्रियों से पृथक करता है। मुखर्जी ने लगभग 53 पुस्तकों की रचना की, अनेक पत्र पत्रिकाओं का शोध कार्य किया। उनका जो दृष्टिकोण है वो आर्थिक समाजशास्त्र और मानवशास्त्र का समावेश है। उन्होंने अपने आर्थिक समस्याओं का अध्ययन के लिए जो संस्थागत दृष्टिकोण उपागम अपनाया उसमें इंस्टीट्यूशनल अप्रोच उनकी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसी तरह उन्होंने मानवीय परिस्थिति के सिद्धांत, समाजशास्त्र सिद्धांत तथा मूल्य तथा प्रतीकों का सिद्धांत जैसे प्रमुख सिद्धांतों का भी निर्माण किया। जब हम राधा कमल मुखर्जी की समाजशास्त्र की दृष्टि से योगदान की चर्चा करते हैं तो उनकी कुछ पुस्तकें हैं जिनके द्वारा हम उनके योगदान को जान सकते हैं या समाजशास्त्र में उन्होंने क्या कार्य किया उसको हम जान सकते हैं। उनकी जो महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं उनमें हम चर्चा कर सकते हैं। एक है फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स जो सर्वप्रथम लिखी गई थी उनकी 1916 में। एक पुस्तक है सोशल इकोलॉजी, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, द डायनामिक्स ऑफ मॉरल्स, हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, कल्चर एंड आर्ट ऑफ इंडिया, द डायनामिक्स ऑफ वैल्यूज, द सॉन्ग ऑफ सेल्फ सुप्रीम। इस तरह की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं जिनके द्वारा डॉक्टर मुखर्जी ने भारतीय समाज को जानने का प्रयास किया। डॉक्टर मुखर्जी का भारतीय दर्शन शास्त्र में भी महत्वपूर्ण स्थान है या यूँ कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र में भी वो गहरी रुचि रखते थे और उसी के परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र चिंतन में भी एक नए आयाम को वो जोड़ सके। उन्होंने समाजशास्त्र के रूप में मानवीय संस्थाओं के स्थान पर धर्म की भूमिका को भलीभांति समझाया। इसके साथ ही राधा कमल मुखर्जी के जब जीवन में पड़ने वाले प्रभावों की बात करते हैं तो उस पर अनेक समाजशास्त्रियों का प्रभाव रहा जिनमें वार्ड, गिडिंस, अगस्त कॉम्ट स्पेंसर, वेजवर्थ, रिकॉर्डो, विल, हाफहाउस, मार्शल जैसे समाजशास्त्री रहे हैं और इन्हीं के कारण उनके चिंतन में पूर्व और पश्चिम के विचारों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है जिसकी अभिव्यक्ति मानवीय मूल्यों पर व्यक्त अपने विचारों में भी होती है। जब डॉक्टर मुखर्जी के जो समाजशास्त्र दृष्टिकोण से समाज के बारे में जो विचार जानते हैं तो हम वो एक दृष्टिकोण से एक चीज़ को स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि समाज के एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण होना चाहिए। ये सामान्य सिद्धांत सामाजिक संबंधों, रचनाओं के संबंध में अन्य समाज विज्ञानों के सिद्धांतों, नियमों, व्याख्याओं का एक समग्र रूप से एकीकृत व समन्वित समूह होना चाहिए। यानी मुखर्जी का मानना था कि समाज का एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण किया जाना चाहिए
एक ऐसा समाज जो अंतर संबंधों के रूप में समग्र हो, जिसमें विभाजन नहीं हो, वर्ण एक अखंड व्यवस्था हो। इसीलिए समाज के विषय में वास्तविक ज्ञान तभी हो सकता है जब हम समाज का एक समग्रता के रूप में उसकी आदतों, मूल्य तथा प्रतीकों का अध्ययन करें और एक सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन करें। मुखर्जी का मानना था कि समाज के सामान्य सिद्धांत के निर्माण के लिए सामाजिक तथ्यों, सामाजिक संबंधों, अनुभवों की सामान्यता को औपचारिक प्रतिमानों एवं तर्कयुक्त क्रमबद्धता के रूप में रखा जाना चाहिए। तभी सामाजिक संबंधों और संस्थाओं को हम मानव की मूलभूत इच्छाओं या संवेगों के संदर्भ में समझ सकते हैं। यानी जब समाज का समग्रता के रूप में अध्ययन करेंगे तभी हम मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। मुखर्जी सामाजिक तथ्य एवं संबंधों को समझने के लिए उन्हें सामाजिक मूल्यों और प्रतीकों के संदर्भ में समझाने का प्रयास करते हैं। जब मुखर्जी समाज के एक सामान्य सिद्धांत की बात करते हैं तो उन पर उनका विशेष रूप से मूल्यों के विकास पर विशेष जोर होता है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि समाज के एक सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन मूल्यों के संदर्भ में ही संभव है, क्योंकि समाज मूल्यों का ही संगठन है, संकलन है। यानी मूल्यों के द्वारा ही समाज का निर्माण होता है। मुखर्जी ने समाज के एक सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन करने के दौरान कई समाजशास्त्रीय अवधारणाओं जैसे संस्था, संस्कृति, समूह, सामाजिक संबंध एवं समाज आदि को भी परिभाषित किया। उन्होंने विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर परिभाषित किया। मुखर्जी के अनुसार समाज क्या है? मुखर्जी ये मानते हैं कि समाज संरचना और प्रकारों का वह योग है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने पर्यावरण के तीनों आयामों या स्तरों जैसे पारिस्थितिकीय शास्त्र, मनोसामाजिक तथा लक्ष्यपूर्ण नैतिकता के साथ अनुकूलन स्थापित करता है और अपनी जीविका, मूल्य पूर्ति संबंधी अपनी महत्वपूर्ण आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। मुखर्जी का ये भी मानना था कि पारिस्थितिक विज्ञान की दृष्टि से समाज एक प्रदेश है तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से समाज एक वर्ग है। वहीं समाजशास्त्र की दृष्टि से समाज एक संस्था है। नैतिक दृष्टि से आदर्श, मूल्यों, चरित्र निर्माण एवं अनुरक्षण का समागम है। समाज के एक सामान्य सिद्धांत समाज के इन सभी पहलुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए। यानी समाज की समग्रता की बात मुखर्जी बार बार करते हैं। एक और वो समाज को एक मुक्त व्यवस्था के रूप में भी देखते हैं। उनका मानना था कि व्यक्ति का व्यवहार समाज में द्वारा निर्देशित होता है, तो वहीं जो लोग समाज को मुक्त व्यवस्था के रूप में मानते हैं उनके अनुसार समाज के सदस्यों में जो भावनाएं होती हैं, संवेग होते हैं, जो प्रवृत्तियां होती हैं, लक्षण होते हैं, मानव की जो संस्कृति है, व्यक्तित्व प्रक्रिया है, वो निरंतर जीवन प्रदान करती है। इस तरह से समाज का ये जो एक सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, एक मुक्त व्यवस्था के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और इस मुक्त व्यवस्था में वो 3 पक्षों को लेकर चर्चा करते हैं। पहली है प्रदेश या जीवन निर्वाह की मुक्त परिस्थितियाँ होनी चाहिए। मुखर्जी का मानना है कि समाज के लोगों को अपने जीवन निर्वाह के लिए जो अपनी परिस्थितिगत व्यवस्थाएं हैं, जैसे भूमि है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षियों आदि से अनुकूलन स्थापित करना पड़ता चाहिए। मानव में क्षमता भी होती है कि वह अपने परिस्थिति नियमों को अपने पक्ष से विपक्ष में करें, किंतु वो जीवन निर्वाह की इन परिस्थितियों को उत्पन्न करता है तो वो प्रकृति के अनुकूल होनी चाहिए, परिस्थितिगत मुक्त अवस्था होनी चाहिए जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दूसरा जो पक्ष है वह है संस्था परिस्थिति की मुक्त समाजशास्त्रीय व्यवस्था भी होनी चाहिए। यानी समाज की जब हम एक मुक्त व्यवस्था का दूसरे पक्ष की चर्चा करते हैं तो मुखर्जी कहते हैं कि समाज की संस्थाएं संचार, नियंत्रण और परिस्थितीय प्रतिमानों को नियंत्रित और नियमित करती हैं
और मानव अपनी आवश्यकताओं, उद्देश्य, रुचियों और मूल्य के अनुसार विभिन्न संस्थाओं या योजनाओं को जन्म देता है और उनमें परिवर्तन करता है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही वह उनमें जुड़ा हुआ होता है। यानी जीवन निर्वाह की जो मुक्त पारिस्थितिगत व्यवस्था है उसको बनाए रखने की बात करते हैं। वहीं संस्था और परिस्थिति की क्या भूमिकाएं होती हैं समाज में, उसको उन्होंने चर्चा की। तीसरी जो महत्वपूर्ण पक्ष है मुक्त व्यवस्था का, वह यह है कि मूल्य और समूह की भी मुक्त नैतिक व्यवस्था भी समाज में पाई जानी चाहिए। इसको लेकर मुखर्जी कहते हैं कि मानव समाज मिलकर जीवन एवं परिवर्तित अवस्थाओं के अनुरूप अपनी नैतिकताओं को विकसित करता है और उन प्रकारों का भी उल्लेख करता है जो समाज को अपने अस्तित्व के लिए नियमित रूप से बनाए रखने में कार्य करता है। इस प्रकार से मुखर्जी समाज के एक सामान्य सिद्धांत को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं जो एक मूल्य व्यवस्था पर टिका हुआ होता है, जो मूल्यों का एक संकलन होता है और वह एक ऐसी व्यवस्था होती है जो मुक्त होती है, जिसमें परिस्थितिगत व्यवस्थाएं मुक्त होती हैं। यह साथ ही संस्था और परिस्थिति की जो नैतिकता मूल्य व्यवस्था है उसको प्रस्तुत करते हैं कि किस तरह से समूह और मूल्य एक नैतिक व्यवस्था को विकसित करते हैं ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। धन्यवाद।